दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 6 स्पीति में बारिश। ये कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, उससे संबंधित है। इस वीडियो के अंदर हम इस पाठ का वाचन करेंगे, इसका अर्थ, भाव और व्याख्या करते हुए इसको विश्लेषित करेंगे। साथ ही इस पाठ के लेखक कृष्णनाथ जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और फिर एक वीडियो में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों की वीडियो हम बनाएंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। लद्दाख में राग विराग से लिया गया है। सबसे पहले लेखक का परिचय। कृष्णनाथ जन्म सन 1934 में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, जिसमें से ऊपर 2 पंक्तियां ली गई है। किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन आपने किया है। लोहिया सम्मान से आप सम्मानित हो चुके हैं। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई वर्ष रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। अर्थात उन्होंने खूब यात्राएं की और इसलिए यात्राएं करके उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी बहुत लिखे। राहुल संस्कृत्यायन के बाद एक यायावरी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी मशहूर रहे कृष्णनाथ जी और काफ़ी उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की। एक वैचारिक धरातल और सांसारिक अर्थ से तात्पर्य ये है कि एक तो विचारों को, चीज़ों को जानने के लिए लोग किस तरह से रहते हैं, क्या है, ये सब। दूसरा संसार को जानने के लिए कि कौन कहाँ पर क्या है। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े थे। ये उनकी चिंतन यात्रा है। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते,
बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। यानी कि यात्रा वृत्तांत से हम सिर्फ वहाँ का अवलोकन नहीं कर सकते, बल्कि उसके माध्यम से वहाँ की बहुत सारी ऐतिहासिक, साहित्यिक, दार्शनिक, भौगोलिक चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णकांत की प्रतीक्षा कर रही हो, और वे आएँ, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। यानी कि निर्जन पहाड़, पेड़ पौधे, प्रकृति, इनको भी कैसे कोई व्यक्ति सजीव कर सकता है, और ऐसा महसूस हो इनका यात्रा वृत्तांत पढ़ते हुए जैसे कि ये पहाड़ बोल रहे हैं, जैसे कि झरने हमसे बात कर रहे हैं। उनमें एक जीवंतता, एक हलचल सी पैदा हो जाए, तो इस तरह का बहुत ही प्रभावित करने वाला नज़दीक का लेखन आपका रहा है। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। तो यात्रा वृत्तांत लिखने का एक अनूठा तरीका कृष्णनाथ जी के पास है। वो जिस भी स्थान की यात्रा करते थे उसके बारे में लिखते थे, और वो स्थान यदि किसी का देखा हुआ हो तो भी और न देखा हुआ तो भी उनको ऐसा लगता था जैसे कि वास्तव में यहाँ पर ये चीज़ तो हमने इस तरीके से देखी ही नहीं, जबकि वहाँ हम हो आए हैं, वो स्थान हमने देख लिया उसके बावजूद भी। और जिसने नहीं देखा हो वो इतना प्रभावित और उत्साहित होगा कि उसके मन में वो स्थान देखने की ललक पैदा हो जाएगी। तो ये उनकी लेखनी का कमाल है, उनकी भाषा का, उनके प्रभाव का कमाल है। और साथ ही साथ वो जिन स्थानों का वर्णन करते थे, लेखन करते थे, उनके इतिहास, पुराण, इन सभी को अपने लेखन में समेट लेते थे, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से इतना प्रभावी होता था कि मन में जिज्ञासा उठती थी इन सब चीज़ों को जानने के लिए, उसे देखने के लिए। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो अब हम इस यात्रा वृत्तांत का वाचन करते हैं। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। लाहुल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंग जिसे लांघा नहीं जा सकता, पार की नहीं किया जा सकता, बड़ा ही कठिन। अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलिंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलिंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। यानी कि इस तरह का
माहौल है, इस तरह की स्थिति है कि वहाँ वायरलेस सेट से ही बातें हो सकती है, संदेश भेजे जा सकते हैं, आना जाना बहुत कठिन असंभव सा है, खासतौर से सर्दी में। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही हैं। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। अर्थात लगभग हर समय में ये स्वतंत्र रही है और इसको संभाला भूगोल ने है और इसको नष्ट भी भूगोल ने ही किया है। तो भूगोल ही इसका रक्षक है, पालनहार है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। हरकारा यानी कि कोई संदेशवाहक कोई सूचना लेके आता था तो इतना समय लग जाता था कि उसको 3 से 4 महीने लग जाते थे आने जाने में। तो तब तक तो जो बात कही गई है जिस मौसम में, उस मौसम के अनुकूल है ही नहीं, क्योंकि बदल जाता था वो। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपची लिंग गोनपा में मैंने देखा। ये एक स्थान का नाम है। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आँख बंद कर, चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। यानी कि व्यक्ति वहाँ के निवासी घरों को छोड़ करके जंगलों में जा कर के पेड़ों का सहारा लेकर के एक दूसरे को सांत्वना देते हुए अपने जीवन की रक्षा करते थे। और एक तरह से अपने जीवन की नहीं, स्पीति की रक्षा वो इस तरह से करते थे जब कोई इस तरह से आक्रांता आक्रमण करने के लिए आता था। तो स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। अब देखिए 70 साल में मात्र 4000 लोगों की वृद्धि हुई है वहाँ पर। तो जनसंख्या पर कितना नियंत्रण है। चूँकि जगह ऐसी है कि वहाँ पर जीवन जीना भी अपने आप में एक संकट और कला का काम है, बहुत आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर के सरवाइव करना मुश्किल है। तो इस बात को भी वो ध्यान में रखते हैं। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, यानी कि जैसा था वैसा ही मिला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज़ इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेज़ी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रीडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। यहाँ जो ऊपर भी एक जगह चिन्ह लगा है तो उसका मतलब है वर्तमान 2002 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 34,000 है। अब 34,000 हो गई 2002 में। और नोनो का मतलब है स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता है। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यहाँ नोनो कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपने राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो
दमयंती जी को रानी मानते थे, यानी कि उनकी जगह जो नल दमयंती की कहानी है तो उसमें दमयंती को रानी मानते थे, वो शासन चला रही हैं, उसके आदेश से हम राज्य में कार्य कर रहे हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग ज़िला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का ज़िला हो गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, बड़ा ही कठिन क्षेत्र है ये। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं, यानी कि उनके चारों तरफ पहाड़ है, एक तरह से ये कवर्ड है। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। जो नदी है वह वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब कन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, लेखक का इससे स्नेह है, प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, यानी कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बहुत सुनसान रहता है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी कि इतनी अधिक जगहें छोड़ छोड़ के लोग बसे हुए हैं, बहुत गैप है। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, यानी कि वहाँ जीवन दूभर है अपने आप में, लेकिन फिर भी ऐसे स्थान पर जीवन निर्वाह करना बहुत बड़ी अपने आप में साधना है एक तरह से। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जीवन जीना निश्चित रूप से अपने आप में एक कठिन मार्ग का रास्ता तय करना है, और ये बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन समस्या यही है, सवाल यही है कि लोग फिर भी क्यों रहते हैं जब इतनी कठिनाई है, लोगों से कट के रहना पड़ता है। जीवन जीने के लिए जो मौलिक चीज़ें हैं, ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, उनके लिए भी उनको दर दर भटकना पड़ता है। वृत्ति नहीं, यानी कोई काम नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं। यानी कि स्पीति में रहना अपने आप में एक बड़ी बात है, उसको किसी बात से सिद्ध भी नहीं किया जा सकता किस कारण से वो रह रहे हैं। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे हैं। यानी कि इस पूरी दुनिया को और
निर्वाण यानी कि मृत्यु को, दोनों को ही आप तर्क से परे रख सकते हो, क्योंकि उसका कोई तर्क नहीं है। व्यक्ति जीवित क्यों है और व्यक्ति मरता क्यों है, इन दोनों के तर्क नहीं है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति की नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, यानी कि बर्फ। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, पीड़ा है, संकट ही संकट है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे ये जान लें कि स्पीति मध्य हिमाचल की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वे सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है, शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है, सामान्य ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुई हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद में हूँ, इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। यानी कि इस मंत्र का बहुत जाप होता है, तो ये नाम दे देना चाहिए यहाँ की पहाड़ियों को, यहाँ के स्थानों को। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है, यानी कि यहाँ स्पीति स्थित है, बसी हुई है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर चूर करें, अर्थात उनकी यात्राएं करें। किसी भी पर्वत के मान को मर्दन करना, यानी कि उसके ऊपर चढ़ना, कि हम तुमसे भी आगे, तुमसे भी ऊपर निकल सकते हैं, तुमको भी भेद सकते हैं, तुम पर भी चढ़ाई कर सकते हैं। और लेखक यही चाहता है कि पर्यटक लोग आएँ और यहाँ पर कुछ आवागमन प्रारंभ हो, ताकि यहाँ के लोगों की आय हो और यहाँ के लोग अपना जीवन ठीक से यापन कर सकें और दुनिया भी इसको देख सके, जान सके कि ये क्या चीज़ है। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। युवाओं को आमंत्रण देने की कोशिश कर रहे हैं लेखक।
ये ध्वनि मंत्र है, ये माने जो है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। ये स्पीति का दृश्य है, किस तरह से देखिए कठिनाई भरा रास्ता है और कहाँ पर लोगों ने अपने मकान घर बना रखे हैं। स्पीति लाहौल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, 6 ऋतुओं का। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है और अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है, इतनी तेज इतनी ठंड हवा है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा, यानी कि बारिश है ही नहीं। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। ये पावस यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। यानी कि बारिश वहाँ बहुत कम मात्रा में होती है, न के बराबर होती है। तो बारिश में होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में, उसके आनंद उल्लास या उसमें परेशानी जो होती है उनके बारे में वो लोग अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं हैं। तो कालिदास ने जिस तरह से ऋतु संहार में वर्णन किया है वो सब तो एक तरह से यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर कालिदास यहाँ कर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलौने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब सांधें पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। अर्थात बारिश बादल ये यहाँ है ही नहीं। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है। यानी कि कोई 1-2 बारिश, बहुत हल्की बारिश हो गई तो उसमें बारिश नहीं कहते, नाम मात्र की है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, अर्थात जल छोड़ा जाए, जल लाया जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है, बिल्कुल सुनसान सा है यहाँ पर। क्योंकि बारिश नहीं है तो पेड़ पौधे, फसल नहीं होती है, वो उग नहीं पाते हैं। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे
तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है। लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, यानी खिड़की बंद कर दी। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, उसे सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और ठंडा और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हो, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। यानी कि स्पीति में बारिश होना अपने आप में बड़ा ही शुभ संकेत है, क्योंकि कई साल लग जाते हैं बारिश होने में। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ, आज की वीडियो, स्पीति में बारिश। कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत का ये अंश। बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर या अन्य किसी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।